हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसमें छोटा मोटा आर्टिकल जो बचा है वो बताएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। खैर, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इनर्जेटिक्स के नाम से चैप्टर है ये, और एक क्वेश्चन हर साल आता है इससे। तो खैर, जो हम लोगों ने लास्ट में क्या बात किया था, जहाँ तक है कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात किया था। जहाँ तक मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में बताया आपको, हीट ऑफ रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी, या उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। ये 4 आर्टिकल मेन हैं जिससे सवाल खूब मिलते हैं। उसके बाद अब छोटे छोटे आर्टिकल और हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ऐसे आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, जो थोड़े बहुत बनते हैं आज उस पर डिस्कस करूँगा, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच आपको और बताऊँगा थोड़ा सा। उसके बाद ये चैप्टर बाइंड अप कर दूँगा। फिर यदि आप चाहेंगे या कहेंगे तो हम अनसॉल्व और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो करा के ख़त्म। उसके बाद नया, और आगे अब जितना भी चैप्टर आपको मिलेगा, सबसे बड़ा अब यही था। अब इसके आगे छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3 लेक्चर, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर, 3, बस इतने ही, और फटाफट वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 1 मंथ में हम वीडियो दे करके, चाहे जैसे करके, कुछ वीडियो देंगे, कुछ लाइव लेंगे, ऐसे करके इसी मंथ में चैप्टर आपका पूरा जितना भी हम लोगों का भी बचा है पार्ट केमिस्ट्री में वो फिनिश कर दिया जाएगा। फिर 1 महीने आप अपनी तैयारी करिए। बीच में यदि आपको लगेगा कोई चैप्टर रिवाइज करना है, कोई क्वेश्चन करना, तो वो भी कराया जाएगा। और चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो, चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोग आ गए। चलिए, तो आज डिस्कशन हमारा जो चलने वाला है वो है बॉन्ड एनर्जी का। जो छोटा सा पार्ट बताया था उस पर थोड़ा सा एक पार्ट छूट गया था। उसमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी छूटा तो नहीं था, टाइम हो गया था। तो आज मैं बात करता हूँ एवरेज बॉन्ड एनर्जी के बारे में। या पहले एक बात और बता दूँ आपको, एक डिस्कशन ये था बेटा कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और ऐप में पढ़ चुका है। हम पहले ये जानकारी आपको देना चाहेंगे कि ये जो थर्मोकेमिस्ट्री का जो पीडीएफ है, ये ऐप में कल मैंने डलवा दिया है। करेक्टेड बुक करेक्ट है, 1-2 जगह छोटे छोटे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकते हैं, बस वो भी कल हमने फाइनल किया है इसको। बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है, जो बोला है क्लास में, वही मैंने नोट किया है। टाइम थोड़ा लगा है कि कोई भी किताबी बात लिख दिया जाए तो उतना अच्छा नहीं होगा। जो हम लोग प्रैक्टिकली जो पढ़ते हैं वही सारी बातें हमने यहाँ लिख रखी हैं। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए यही सीक्वेंस हम लोगों के पढ़ने का रहा। थर्मोकेमिस्ट्री में ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन बताया था, फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताया था, फिर उसके बाद हमने हीट ऑफ रिएक्शन की बात किया था। हीट ऑफ रिएक्शन के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के कुछ 7 से 8 रूल बताए थे। उसके बाद हम आपके बात डिस्कशन और किए थे। एक बात वो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, और जिसमें कि हीट ऑफ फॉर्मेशन पे डिस्कशन हुआ था। कंप्लीट डिस्कशन किया था कि किसी अभिक्रिया में हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, ये बताया था। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी इस एप्लीकेशन जब बताया था कि किसी अभिक्रिया में जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो अभिक्रिया का डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला लगा करके निकालते हैं। उसके बाद ऐसे ही करके हीट ऑफ फॉर्मेशन पर मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे। एक उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था हीट ऑफ फॉर्मेशन पर। ये क्वेश्चन सब हमने क्लास में करवा दिए थे। उसके बाद और आगे बढ़ें बेटा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बाद एक नया आर्टिकल आपको मिला होगा, हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन में भी हमने डेफिनेशन क्या है, कभी किसी अभिक्रिया में हीट ऑफ रिएक्शन ही हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहलाता है, ऐसा कब होता है, ये सब कब कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ये बताया था। उसके बाद एप्लीकेशन करवा दिया था हीट ऑफ कंबस्शन का। फिर हमने आगे बढ़ गए थे और हमने डिस्कशन किया था कैलोरीफिक वैल्यू, उसी में आता है फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू जिसको कहते हैं।
ये सब बता दिया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे, उससे क्वेश्चन करवाए थे हीट ऑफ कंबस्शन से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको लास्ट टर्न पे करवा रखा है, देख लीजिएगा। अब पीडीएफ आपको मिल गया है, जो कराया है मैंने वो आप अच्छे से एक बार खुद कर लीजिएगा, और कहीं डाउट हो, दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से बताइएगा, उसको फिर से रिपीट कर देंगे। हाँ, उसके बाद मैं लास्ट टर्न पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात किया था कि जब कभी 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस यदि आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और यदि एसिड और बेस स्ट्रांग हो और 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो तो जो हीट निकलती है वो कांस्टेंट होती है। और एक बात और बताया था कि यदि एसिड और बेस में दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया जाए, लेकिन उन एसिड या बेस में से कोई एक पार्ट यदि वीक है तो जो हीट निकलती थी जितनी अब उतनी नहीं निकलती, उससे कम निकलती है। कुछ अमाउंट की हीट वीक पार्ट को डिसोसिएट कराने में यूज हो जाती है, जिसको हम डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इस पर विशेष रूप से हमने लास्ट टर्न पे सब क्वेश्चन वगैरह करवा दिया था, देख लेना। हाँ, एक एक्सेप्शनल पार्ट है, याद करना, जैसे HF वीक एसिड होता है और वो उसका स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराया जाए तो हीट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो जाती है। और क्यों हो जाती है, कारण लिखा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर फ्लोराइड आयन है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। इस वजह से ड्यू टू हाइड्रेशन, फ्लोराइड आयन का जो हाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू जो है वो 13.7 से भी ज़्यादा हो जाती है। ये डेटा चाहो तो याद कर लेना, देख लेना, याद हो जाएगा। हाँ, एक बात हमने शायद यहीं छूट गया था, ये बता दे रहा हूँ अभी। और इस चौथे नंबर पे जो एप्लीकेशन हमने एक बात शायद लास्ट में नहीं बता पाए थे, आपको आज बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये था बेटा कि यदि मान लो कोई सवाल ऐसा आ जाए कि मान लो कोई एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कराएं, तो डिफरेंट एसिड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो निश्चित है कि हीट इवाल्व होगी। और यदि मान लो उन एसिड में पूछा जाए कि किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो आप एक बात याद रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। एसिड बेस का रिएक्शन कराने पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जहाँ ज़्यादा होगा कहना, वहाँ पर एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और एक बात और बताऊं कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा जिसका K ज़्यादा होता है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PK होता है। ये लाइन मैंने बुकलेट में लिख दिया है और लास्ट टर्न पे मैंने नहीं बताया था, दिमाग से स्लिप हो गया था, और लेकिन आज थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसा सवाल बनता है। तो इसमें बेटा जैसे आ जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, या यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, या यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PK के। ये बात यदि आप याद रखते हैं तो इससे एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे मान लो डिफरेंट एसिड एक किसी पर्टिकुलर बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है, फिर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एसिड बेस दोनों डिफरेंट ना हो, हमने कहा डिफरेंट एसिड हों और उनका न्यूट्रलाइजेशन एक पर्टिकुलर बेस के द्वारा कराया जाए और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू दी जाए और पूछा जाए कौन सा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो कहना जिस एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन कराने पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कहना उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से सवाल समझना। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से ही आपको सब आइडिया लग जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन करा बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये दे रखा है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हमारा आ गया कि ये सवाल है। चलिए भाई, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN हाइड्रोसायनिक एसिड, वीक एसिड है, और ये हमारा एस्टिक एसिड और ये है फार्मिक एसिड। तीन एसिड है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, HCN और CH3COOH और HCOOH। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में इसलिए बता रहा हूँ। इन तीन एसिड हैं और तीनों का रिएक्शन हमने बेस से कराना है। NaOH यहाँ भी है बेस, यहाँ भी NaOH बेस है, यहाँ भी NaOH बेस है। अच्छा, जब इनका बेस और एसिड का जब रिएक्शन हुआ तो हीट निकली होगी, उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो कहना जब HCN को NaOH के साथ न्यूट्रलाइज किया
तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है बेटा वो है -3.4 किलो कैलोरी है, ठीक है। और एसिटिक एसिड का जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से न्यूट्रलाइजेशन कराया तो उस समय जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है, ये है -10.5 किलो कैलोरी। और फार्मिक एसिड का जब NaOH से रिएक्शन कराया तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो डेल्टा H हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो है -12.5 किलो कैलोरी। ये देखो 3 एसिड था, तीनों का एक पर्टिकुलर बेस से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था। न्यूट्रलाइजेशन के बाद डेल्टा H मीन्स हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू दी गई है और सवाल यहीं से हमसे पूछ दिया कि बताओ इन तीनों एसिड में, बताइए थर्मोडायनेमिकली हमें यहाँ पे बताना है। वैसे भी आप पढ़ते हैं, बता तो लेते हैं कि कौन सा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम बताया था तो वहाँ भी बताया था कि एसिड का के ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन तब जब कि एसिड का कंसंट्रेशन सेम हो। तो खैर वहाँ यहाँ इस तरीके का कोई कंसंट्रेशन वगैरह तो दिया नहीं। तो आप सीधा एक काम करना बेटा कि डिफरेंट एसिड का पर्टिकुलर बेस से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है और पूछा जाए कि बताओ इन तीनों एसिड में किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो कहना जिस एसिड का हम जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिस एसिड बेस के रिएक्शन से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जितनी कम, कहना एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। ये लिखा है, मैंने ऊपर लिखा इसीलिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। हाँ, यहाँ पर सवाल तो आसान है, लग जाएगा, लेकिन आपके सामने एक दिक्कत आएगी कि सर ये बताइए इसमें हम कम ज़्यादा किसको मानें। तो कम ज़्यादा के लिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि ये सारा रिएक्शन, जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये सब एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि इस अभिक्रिया में जो हीट है वो निकल रही। तो ये जो यहाँ माइनस साइन है बेटा, ये माइनस साइन सिर्फ इस बात का सिंबल है, इस बात का को रिप्रेजेंट करता है कि न्यूट्रलाइजेशन में हीट इवाल्व हो रही, निकल रही। तो हीट देखो यहाँ भी निकल रही, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा निकले 12.5, इसका मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ ज़्यादा है। ये छोटा बड़ा देखने में माइनस को कंसीडर मत करना कि -3.54 बड़ा है, -12.5 छोटा है ना। ये माइनस ओनली हीट रिलीज हो रही इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है। बड़ा छोटा देखना तो सिर्फ उस न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना, और न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो फार्मिक एसिड का जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है वहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, और हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम है। सवाल में हमसे क्या पूछा है, देखो भाई, करा वीकेस्ट एसिड बताओ, माने वह एसिड की बात, वह एसिड को पूछ रहा है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। कहना एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कम होगा जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के होता है। अभी लिखा था मैंने कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा H न्यू कर देना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर देना ये। अब बताओ भाई, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा इस वाले एसिड बेस के रिएक्शन से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम आया है। इसका मतलब यहाँ वाला जो, अच्छा बेस हर जगह कॉमन है, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और यहाँ पे पूछा है वीकेस्ट एसिड कौन होगा, इसका मतलब वीकेस्ट एसिड HCN होगा, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम है, इट मीन्स ये एसिड वीक होगा। इसका मतलब HCN वीकेस्ट एसिड होगा। अच्छा, इस वाले एसिड का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा था, इसका मतलब फार्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा, और एस्टिक एसिड का यहाँ पे देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इससे कम है, इसका मतलब इस एस्टिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फार्मिक एसिड से कम होगा। यदि हम आर्डर को लिख करके आपके सामने रखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है फार्मिक एसिड, उससे कम एस्टिक एसिड, और सबसे कम हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये है बेटा आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वैसे भी आप पीछे पढ़े होंगे, मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम बताया था, सर ने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बताया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह से तो थर्मोडायनेमिकली आप यहाँ से डेराइव करके निकाल के बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि है आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर है बेटा। फार्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ
एस्टिक एसिड से ज़्यादा होगा, एस्टिक एसिड का हाइड्रोसायनिक एसिड से ज़्यादा होगा, जैसा कि हम जानते थे, लेकिन यहाँ पे सवाल के हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। तो वीकेस्ट एसिड पूछा है तो HCN होगा, आंसर इसका पहला हो जाए। तो ये पार्ट थोड़ा सा हमारा लैग कर गया था, लास्ट टर्न पे नहीं बता पाए थे, वो देख लेना। हाँ, एक डिस्कशन जरूर मैं आपको करूँगा। कभी कभी आता है कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो भाई जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या होगा, एसिड और बेस के मिलाने से साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, हीट निकलेगी। अच्छा, हीट निकलेगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब एसिड बेस मिलाने से मिक्सचर के जो हीट है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, हीट रेज करेगी, टेम्परेचर रेज करेगा। भाई हीट बढ़ेगा मिक्सचर का तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, राइज इन हीट। यहाँ पर देखो एक हेडिंग मैंने डाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। टेम्परेचर जो राइज होता है जब एसिड बेस मिलाते हैं तो साल्ट वाटर बनेगा, हीट रिलीज होती है, माने टेम्परेचर बढ़ेगा मिक्सचर का। और एक बड़ी फैक्ट बात है, याद रखना, यहाँ पे मैंने लास्ट टर्न पे ये भी नहीं बताया था, बता दे रहा हूँ कि जब हम मान लो एसिड और बेस मिलाएं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ले लो, मिला दो, और एसिड बेस मिलाने पे हमने कहा कि देखो जैसे कोई एसिड ए है, बेस बी है, मान लो इसका 10 ml, इसका 90 ml मिलाया, टोटल वॉल्यूम 100 हुआ। इसका 20 लिया, इसका 80 लिया, तब भी 100 है। इसका 40 लिया, 60 लिया, अभी भी टोटल वॉल्यूम 100 है। इसका 50 लिया, एसिड का 50 ml बेस का लिया, अभी भी वॉल्यूम 100 ml है। एसिड का 70 ml लिया, बेस का 30 ml लिया, अभी भी टोटल वॉल्यूम 100 ml। तो देखो यहाँ पे शर्त लिखा है कि यदि टोटल वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, एसिड बेस मिलाने से टोटल वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, तो सवाल में है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ राइज करेगा, ये कैसे आप बताएंगे। तो कहना जब एसिड और बेस जहाँ पर इक्वल वॉल्यूम में मिलाए गए हैं, दोनों का इक्वल वॉल्यूम यदि मिक्स किया गया है, वहाँ पर टेम्परेचर राइज सबसे ज़्यादा हो। देखो यहाँ पर एसिड का 10 ml, इसका 90 ml मिलाया गया, यहाँ पर इसका 20, इसका 80 मिलाया गया, यहाँ 40-60 मिलाया गया, यहाँ 50-50 मिलाया गया, यहाँ 70 और 30 मिलाया गया। तो देखो मिक्सिंग हमने कई तरीके से मिक्सचर बनाया, लेकिन हीट राइज पूछेगा कि सॉरी टेम्परेचर राइज सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो टेम्परेचर राइज वहाँ सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पर इनके इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए जाएँ। तो वही लिखा है बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन कभी मिल जाए तो लगा लेना। वैसे अंसाल में तो नहीं है सवाल ऐसा, लेकिन फिर भी आपको मिल जाए तो लगा लेना कि व्हेन टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एसिड और बेस को मिलाएं, यदि टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का यदि कांस्टेंट रखें, देखो हर जगह मिलाया गया एसिड बेस को वॉल्यूम, लेकिन हर जगह देखो मिक्सचर का कांस्टेंट है टोटल वॉल्यूम, तो कह रहा है कि मैक्सिमम राइज टेम्परेचर जो है ऑब्जर्व किया गया कहाँ, जब हम एसिड बेस का इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे। तो ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है ना, डार्क किया है, तो यही आंसर है इसका कि जब हम इक्वल वॉल्यूम एसिड बेस का मिलाएंगे तो वहाँ पर राइज इन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन बन जाता। हाँ, एक सवाल यहाँ पे और आता है, दिमाग में रखना, कभी कभी हो सकता है कि परेशानी आ जाए सवाल लगाते समय। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लो बेटा कभी एक क्वेश्चन आ जाए, एसिड है, ध्यान से सुनना, एसिड है और ये बेस से जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो साल्ट वाटर बना। और मैं एक बात और बोल रहा हूँ, ये एसिड स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस को मिलाया, साल्ट वाटर बना, कहना डेल्टा एच की वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी होती। अच्छा बेटा एक बात आपसे कहूँ कि चलो मान लो पूछा जाए, कहा जाए कि भाई इसका 10 ml लिया और इसका भी 10 ml लिया, मान लो एसिड का भी 10 ml है, बेस का भी 10 ml मिलाया, और भाई मिलाएंगे तो निश्चित तो हीट निकलेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मान लो टेम्परेचर में जो वृद्धि हुई वो 15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, एसिड बेस मिलाया, हीट जो है मिक्सचर में 15 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, राइज कर गया। अच्छा, मैंने कहा कि यदि इन्हीं एसिड बेस में 10 और 10 ml मिलाया था तो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर। अच्छा, इन्हीं में मैं 15 ml एसिड और 15 ml बेस और डाल दूँ, 15 ml एसिड 15 ml बेस और हम डाल दें, तो अब बताओ टेम्परेचर राइज कितना होगा। तो कहना अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि ये 15 ml मिलाओगे तो ये भी स्ट्रांग एसिड का 15 ml, स्ट्रांग बेस का 15 ml और मिला दे रहे हो, तो टेम्परेचर राइज अभी भी यही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भाई एसिड बेस जो मिला रहे हो दोनों स्ट्रांग हैं, तो हीट जो निकलती है वो तो कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब हीट कांस्टेंट है, डेल्टा एच कांस्टेंट रहेगा, तो जो राइज इन टेम्परेचर वो भी तो कांस्टेंट रहेगा।
फिर से समझो, मैंने कहा स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का 10 ml जब मिलाया था तो राइज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर में जो राइज हो रहा था टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कहा इन्हीं दोनों एसिड के इसी में 15 ml स्ट्रांग एसिड 15 ml स्ट्रांग बेस और मिला दो उस मिक्सचर में, तो अब बताओ राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा? अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस दोनों का इक्वल वॉल्यूम, फिर 15 ml आप मिला रहे हो तो हीट जो निकलेगी वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ते हो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का मिलाने से जो हीट रिलीज होगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग बेस मिलाते हैं तो हीट जो निकलती है तो कांस्टेंट होती है ना। इसका मतलब राइज इन टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। ये भी एक सवाल आएगा, भी करा दूंगा, देखना बुकलेट में क्वेश्चन दिया है, जिन्होंने लगाया होगा बुकलेट हम भेज चुके हैं पहले ही, तो उनको ये समझ में आ जाए, तो ये बात देख लेना। तो ये एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से कभी कभी बन जाता है, ये देख लेना। हाँ, एक बात और मैं आपसे करूँगा बेटा, अब आइए ज़रा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग लास्ट टर्म पे सब पढ़ लिए थे बॉन्ड एनर्जी के बारे में, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखे थे। आइए हम बात करते हैं, एक पार्ट छूट गया जो बचा था, उसमें छूटा तो नहीं था, बचा था कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज़रा इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम बताना ही चल रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। एवरेज बॉन्ड एनर्जी, आओ जरा सा एवरेज बॉन्ड एनर्जी पहले बता दें आप। एवरेज बॉन्ड एनर्जी देखो क्या है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी पे बात करूंगा। एक्चुअली एवरेज बॉन्ड एनर्जी हम तब कैलकुलेट करते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में सेम काइंड का बॉन्ड, एक ही प्रकार का बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा हो। मैंने कहा कि व्हेन सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट 2 or more than 2 सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कहना कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी हम कैलकुलेट तब करते हैं जब कहना व्हेन 2 or more सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड present in when 2 or more same kinds of bond present in molecule। किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा सेम काइंड्स के बॉन्ड हों तो वहाँ पर फिर हम बॉन्ड एनर्जी नहीं बल्कि हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जैसे बात को समझो, जैसे मैंने कहा ये वाटर है, ध्यान से सुनना बेटा, H2O है, ये वाटर हमने लिख दिया, बॉन्ड के फॉर्म में लिखा है, और जब ये टूटा तो ये बना दिया HO, और ये देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करा। अब जो ये HO ये था ये, अच्छा जब ये बॉन्ड टूटा था, H प्लस ना लिखो यहाँ पर, सीधा सिर्फ ये आप लिख दो कि HOH में मान लो एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया ये वाला, तो क्या बना भाई, HO बना और H निकल गया, ये बॉन्ड टूट गया। ये देखो यहाँ भी OH बॉन्ड है, यहाँ भी OH बॉन्ड है, सेम काइंड के बॉन्ड है। हमने कहा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेम काइंड के बॉन्ड हों, सेम प्रकार के बॉन्ड हों, तो वहाँ पर हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो OH बॉन्ड यहाँ भी है, OH बॉन्ड यहाँ भी है, तो सेम काइंड के बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर, मैंने पहले ब्रेक किया तो ये लिख दिया OH और फिर H, फिर ये जो OH था, OH या HO कह लो, ये जो बेटा बॉन्ड है यहाँ पर जब इसको ब्रेक किया तो फिर देखो क्या बना, यहाँ से जब ब्रेक करोगे तो फिर ये बनेगा O और यहाँ पर बन जाएगा H। तो देखो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल लिया, इसमें सेम काइंड के बॉन्ड यहाँ भी है, 2 सेम काइंड के बॉन्ड हैं। अच्छा जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो पता लगा यहाँ पर जो हीट देनी पड़ी, अच्छा यहाँ बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है तो हीट देनी पड़ेगी, इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक होगा। तो मान लो यहाँ डेल्टा H की वैल्यू मान लो x किलो कैलोरी थी, मान लो, एक मिनट समझो, वाटर था, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए x किलो कैलोरी हीट देनी पड़ी, टूटने के बाद ये सिचुएशन बना। फिर HO बॉन्ड को फिर ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मान लो हमें हीट और देनी पड़ी होगी, तो डेल्टा H मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में y किलो कैलोरी हीट देनी पड़ी। तो पूछेगा भाई कि ये जो वाटर है उसमें HO या OH का एवरेज बॉन्ड एनर्जी बताओ। इसका मतलब हम कहें एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड,
ये OH बाड जो है बेटा, इस बाड की एवरेज बाड एनर्जी बताओ। तो इसको एक तरीका है ध्यान से समझना, एवरेज बाड एनर्जी निकालने का एक फार्मूला आप दिमाग में बैठा लो, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। एवरेज बाड एनर्जी जब भी निकालना हो तो लिख देना एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है, यहाँ पर लिख देना कि सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड divided by number of same kinds of bond, number of same kinds of bond। कि जब आप करोगे तो यहाँ से एवरेज बॉन्ड एनर्जी आती है। फिर से समझना, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड, सेम काइंड ऑफ बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है उसको जोड़ के ऊपर रख दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड कर देना। जैसे जैसे उदाहरण यहाँ से समझ में आएगा। सपोज करो देखो यहाँ पर एक OH बॉन्ड था, OH बॉन्ड था, पहले एक OH बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी इतनी देनी पड़ी थी, फिर ये दूसरा जो OH बॉन्ड बचा रह गया तो उसको तोड़ा तो एनर्जी इतनी देनी पड़ी। तो सेम काइंड ऑफ बॉन्ड को तोड़ने में और हमसे करा एवरेज बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड का बताइए, तो हमने क्या बोला था, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड। तो पहले बॉन्ड एनर्जी को जोड़ दो, तो एक तो ये आ जाएगा x + y। अरे भाई यहाँ भी मैंने OH बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ भी OH बॉन्ड तोड़ा था, तो हमारा जो फार्मूला बना कि सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड, तो ये हो गया x + y और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड। तो बताओ इन अ मॉलिक्यूल, तो बताओ उस वाटर के एक मॉलिक्यूल में सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड कितने थे, 2। OH OH 2 ही तो थे, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करना, यहाँ से जो आएगा ये आ जाएगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड की आ जाएगी। तो इस बात को यदि आप समझ लेते हैं तो आइए जरा सा क्वेश्चन एक और आपको कराते हैं जो एग्जाम का सवाल है उस पर जरा चलो भाई एग्जाम का क्वेश्चन जरा करके देखें जरा सा। एग्जाम के क्वेश्चन से आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसा आया है, उस पर ज़रा देख लेते हैं। एक सेकंड रुको बेटा, बोर्ड पे चलें पहले। तो हमारा ये जो है पार्ट था जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री में देखो ये वाला पार्ट हमें देखना है, जिसको कि हमें आज बताना है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी पर बात करनी थी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी देखिए हम आपके सामने उसी पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चलिए ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी देखिए आगे, ये देखिए हमने कहा कैलकुलेट ओनली व्हेन 2 or more सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी तब कैलकुलेट करते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा सेम प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट हों, तो हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। निकालते कैसे हैं, लिखा भी अभी मैंने फार्मूला लिखा था कि सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड। और देखो ये आपको कैलकुलेशन भी यहाँ किया गया है, और ये कैलकुलेशन क्या है देखिए आपके सामने जो मैंने भी बताया था वही तरीका लगा देना। ये वाटर था टूटा, तो पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया गया, तो ये देखो बना H निकल गया, ये इतना हीट देना पड़ा। यहाँ पे फिर जो ये OH बचा था यहाँ फिर इसको तोड़ा तो फिर एनर्जी इतनी देनी पड़ी। तो इसका मतलब अब करा एवरेज बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी बताइए, वाटर के अंदर OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी बताओ। तो देखो यही तो लिखोगे आप, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो ऊपर क्या लिखोगे भाई, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड। तो बताइए सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड, तो 2 ही तो सेम काइंड के बॉन्ड थे, तो पहला जो बॉन्ड तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी, दूसरे वाले OH बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी। तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड, तो 160 + 240 कर दो और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड तो बताओ उस मॉलिक्यूल में सेम प्रकार के बॉन्ड थे कितने, 2, तो ये 2 से डिवाइड कर दो तो ऊपर आ जाएगा आपका ये 400 डिवाइडेड बाई 2 करना, तो ये 200 1 किलो जूल आ गया। ये क्या है कहना, ये OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी आ गई। ये OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी आ गई। यस, देवेश यादव का आंसर 200 आया हुआ है, खैर यहाँ 200 दिया भी है हमने, आंसर तो साफ साफ यहाँ लिखा है, लेकिन फिर भी तरीका आप समझो। ये लाइन हमेशा याद रखना, एवरेज बॉन्ड एनर्जी जब भी निकालना हो
तो शर्त भी बता दिया कब निकालते हैं। ये तब निकालते हैं जब एक मालिक्यूल के अंदर सेम काइंड के बॉन्ड, दो या दो से ज़्यादा जब सेम काइंड के बॉन्ड हों, तो ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालने के फार्मूला याद रख लो। एक हमने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा। अब इसी से ज़रा सा एक आध क्वेश्चन और लगा के देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और ज़रा सा लगा के देखो भाई, जैसे आ जाओ इसी से एक क्वेश्चन हम आपको और लगवा दे रहे हैं। सपोज करो कि एक सवाल ये आ गया, ये देखो, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर जरा 7 पे जरा विचार करो भाई। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंथैल्पी चेंज 298 केल्विन इन सक्सेसिवली ब्रेकिंग OH बॉन्ड इन वाटर। ये वाटर है, उसमें सक्सेसिवली OH बॉन्ड तोड़ा जा रहा है। देखो पहले वाटर में ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो HOH, पहले इसको तोड़ा गया मान लो, तो ये सिचुएशन बन गया। फिर इसको तोड़ा गया होगा, जो OH बचा था, अब इसमें O और H के बॉन्ड को तोड़ा गया होगा। तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी, फिर इस OH बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी। अब कह रहा है कि वाटर के अंदर OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताओ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बताइए। तो फिर वही फार्मूला आप लगाएंगे कि बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ टोटल सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड। तो देखो, तो ये दोनों को पहले सम करो, तो होगा 498 प्लस 428 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड पर उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? तो दो ही तो हैं, दो ही उसके अंदर सेम काइंड्स ऑफ बॉन्ड है। ये देखो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो यहाँ से OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक, तो आंसर देख लेना, मैच करा लेना। आंसर ये हो जाएगा कि इसका जो आंसर आ जाएगा 463 है। कुछ नहीं करना, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो OH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, देख लेना। तो यही हमें बताना था। ओवरऑल बात यहाँ पर फिनिश होती है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमें एक पार्ट डिस्कशन, कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो ऐसे बोल दे रहा हूँ, सुन लेना। जैसे हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है, सब लिखा है, आपके PDF निकाल लेना उसको, चाहे फोटो कापी निकाल के पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। अब ठीक है, आंसर सभी का आया, 463 आंसर आया है, बिल्कुल सही आया। हाँ, अब हम जो एक बात बताने चाहते हैं कि हीट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है? तो कहना ये प्रोसेस एक्जो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। तो हीट ऑफ सोल्यूशन में होता है कि जब हम 1 मोल सॉल्यूट को एक्सेस सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दें और डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए। फिर से सुनो, 1 मोल सॉल्यूट लिया जाए, एक्सेस सॉल्वेंट में हम घोल दें, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व हो या इन्वॉल्व हो उसको हम हीट ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। तो वही लिखा है कि ये प्रोसेस हीट ऑफ सोल्यूशन एक्जो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। और इसमें मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व या इवाल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन एक्सेस सॉल्वेंट टू गिव अ डाइल्यूट सोल्यूशन। 1 मोल सोल्यूट लो, उसको एक्सेस सॉल्वेंट में घोल दो, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व हो या इन्वॉल्व हो उसको हम हीट ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन में भी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये उदाहरण भी लिखा है। जैसे NaCl लिया, पानी में डाल दिया एक्वस में, तो एक्वस NaCl बन गया। देखो यहाँ पर हीट देनी पड़ रही, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक्वस में डाला, यहाँ एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना, यहाँ हीट निकल रही है। इसका मतलब ये हीट ऑफ सोल्यूशन देखो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्जो भी हो सकती है। हाँ, एक बात और आती है जो कि आप वो भी दिमाग में रख लो, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, समझ लो। हीट ऑफ हाइड्रेशन ये है बेटा, ये ऑलवेज एक्जोथर्मिक होती है। तो कभी कभी यही सवाल आता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्जो होगी, एंडो होगी, दोनों होगी, ऐसे करके सवाल बना देते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज एक्जोथर्मिक होता है। उसमें क्या होता है कि 1 मोल साल्ट लिया जाए एनहाइड्रस, कहना 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट को हाइड्रेटेड साल्ट में बदलने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व हो, निकले, रिलीज हो, इवाल्व हो, तो कहना उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ वही लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस साल्ट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड वाटर। जैसे कॉपर सल्फेट है, 5 मोल वाटर से रिएक्शन करा दो उसका, तो CuSO4.5H2O बन जाता है।
MgSO4 प्लस 7H2O, ये रिएक्शन करा दो तो MgSO4 7H2O बन जाता है। इसका मतलब एनहाइड्रस साल्ट कन्वर्ट होके हाइड्रेटेड साल्ट बनता है। और तो हमने ये लिखा है कि 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट को जब हम हाइड्रेटेड साल्ट में बदलते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होती है उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये देख लेना, इसका उदाहरण भी लिख रखा है, समझ लेना। और मैंने ये भी बोला कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज एक्जोथर्मिक होती है, देखिए लिखा है कि डेल्टा एच यहाँ पे निगेटिव ही आएगी, ये देख लेना। हाँ, एक सवाल यहाँ पर आया है, AIPMT का क्वेश्चन है कि मान लो कभी कोई क्वेश्चन आए, ध्यान से सुना, एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, 2 तरीका बताऊँगा और दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में आए कि एनहाइड्रस साल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया हो और हाइड्रेटेड साल्ट का भी हीट ऑफ सोल्यूशन दिया हो और हमसे कहे हीट ऑफ हाइड्रेशन बताओ, हीट ऑफ हाइड्रेशन बताइए क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को जरा सा पकड़ो भाई कि क्या ये कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमारा ये है भाई, चल क्वेश्चन में करा स्टैंडर्ड हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ CuSO4, ये एनहाइड्रस साल्ट है, CuSO4 एनहाइड्रस साल्ट है और CuSO4.5H2 ये क्या है, ये हाइड्रेटेड साल्ट, ये हाइड्रेटेड है और ये एनहाइड्रस। अच्छा, हाइड्रेटेड साल्ट जो है CuSO4, इसका हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है -18 किलो जूल दिया है और जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है इसका भी हीट ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू दिया है, इसका हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है +15 किलो जूल दिया है और हमसे कह रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन बताइए। एक तो तरीका ये है भाई ध्यान से सुनना, एक तो हम ये फार्मूला भी बाद में लगाएंगे, पहले सुनो। पहले तो ये बताओ कि CuSO4 को जब हमने एक्वस में डाला तो पता लगा ये बना CuSO4, एक्वस CuSO4 बना, ये एक्वस CuSO4 बन गया। ये क्या है? अरे भाई मैंने यही तो बोला कि 1 मोल कोई भी सॉल्यूट हो और उसको एक्सेस सॉल्वेंट में डाल दो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो इवाल्व हो या इन्वॉल्व होती है उसको हीट ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। तो देखो 1 मोल कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दो तो एक्वस कॉपर सल्फेट बना और यहाँ पर इसका हीट ऑफ सोल्यूशन की जो वैल्यू है बेटा वो -18 किलो जूल दी गई। हाँ, हाइड्रेटेड साल्ट लिख लो जरा सा, इसका 1 मोल लो CuSO4.5H2, इसको भी ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और इसको हमने एक्वस में डाल दिया, एक्वस मतलब वही पानी में डाल दो तो यहाँ पर जो है एक्वस और CuSO4 यहाँ भी बना। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू है वो है +15 किलो जूल दी गई। और हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है हीट ऑफ हाइड्रेशन बताइए कॉपर सल्फेट का। और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, तो अभी मैंने बताया हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है कि 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट को जब हम हाइड्रेटेड साल्ट में चेंज करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वह हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। आओ जरा सा पहले तो आप अपना दिमाग लगा लो, कुल मिला के हमें एनहाइड्रस साल्ट से हाइड्रेटेड साल्ट बनाना, 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट से 1 मोल हाइड्रेटेड साल्ट बनाना, 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट से हाइड्रेटेड साल्ट बनाना। तो एक काम कर लो, तो इस वाले रिएक्शन को तो ऐसे ही रहने दो। अच्छा, हमें हाइड्रेटेड साल्ट बनाना है 1 मोल, तो पहले इस रिएक्शन को क्या करो, रिवर्स कर दो। तो सीधा सीधा ये रिएक्शन ऐसे ही रहने दो, इसको रिवर्स देखो लिख दे रहा हूँ, CuSO4 और एक्वस और यहाँ पर हो गया आपका एक्वस CuSO4 और इसका जो डेल्टा एच की वैल्यू थी -18 किलो जूल थी। पहले की बात करूँ, पहला रिएक्शन एटिटीज लिख दिया, दूसरे वाले को रिवर्स करके यहाँ लिख रहा हूँ, देखना इसको रिवर्स करके लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, ये हो जाएगा आपका एक्वस CuSO4, ये देखो एक्वस CuSO4 लिख दिया और गिव्स ये हो जाएगा आपका CuSO4.5H2O और प्लस एक्वस लिख दिया, एक्वस माने वही वाटर। अच्छा, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो डेल्टा एच का जो वैल्यू उसका साइन बदल जाएगा, ये -15 किलो जूल हो जाएगा। अब इसको क्या करो तुम दोनों को, पहला रिएक्शन एटिट्यूड लिखा, दूसरे को हमने रिवर्स करके फिर इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, जोड़ने में क्या होगा जरा देखना, यहाँ एक्वस CuSO4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्वस भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा भाई, CuSO4 गिव्स ये आ जाएगा CuSO4.5H2O आ गया
और अच्छा इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने से डेल्टा एच की वैल्यू भी तो जुड़ जाएगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू जोड़ दो तो ये आ जाएगा -33 किलो जूल आ गया। अब देखो बेटा आपके सामने जो है आंसर आ चुका है। ये डेल्टा एच जो लिखा है क्या है, कहना ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अरे भाई कॉपर सल्फेट का 1 मोल, देखो 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट हाइड्रेटेड साल्ट में बदल रहा है ना, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, देखो निकल रही एक्जोथर्मिक है, ये क्या है, तो कहना ये डेल्टा, ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन है। एक तो ये तरीका है कि आप रिएक्शन वगैरह लिख लो कि कॉपर सल्फेट को एक्वस में डाला तो एक्वस कॉपर सल्फेट बना, ये हीट ऑफ सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का दिया है, और हमने कहा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को एक्वस में डाला तो एक्वस कॉपर सल्फेट बना, ये भी हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का हीट ऑफ सोल्यूशन है। ये हीट ऑफ सोल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, ये हीट ऑफ सोल्यूशन है किसका, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। तो ये दोनों हीट ऑफ सोल्यूशन आ गया, और हीट ऑफ सोल्यूशन जब आ गया तो मैं अपना जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से चेंज कर लूँगा। यदि ये सब नहीं करना चाहते हो, बहुत तीन तांबड़ा आपको जैसे लग रहा है कि नहीं ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, नहीं कर पाऊँगा, तो इसका फिर एक साधारण तरीका अपना लो। साधारण तरीका ये है बेटा कि किसी क्वेश्चन में यदि एनहाइड्रस साल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया हो और हाइड्रेटेड साल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया हो, और हमसे कहे कि उस एनहाइड्रस साल्ट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बताओ, तो एक फार्मूला हमेशा याद रखना कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, ध्यान से सुनो, हीट ऑफ हाइड्रेशन बराबर हो जाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट या और हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन माइनस हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। फिर से समझ लो, ये ध्यान से देख लेना, हाइड्रेटेड साल्ट। तो ये दोनों बातें मैंने लिख दिया कि किसी भी क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन अभी लगा दूंगा, इस फार्मूला से भी वही आंसर है कि एनहाइड्रस साल्ट और हाइड्रेटेड साल्ट दोनों का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया हो, और हमें एनहाइड्रस साल्ट जो है कॉपर सल्फेट का कह रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन बताइए, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बराबर हो जाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट माइनस हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट कर देना, आंसर है। ये लिखा है यूजिंग फार्मूला, मैंने इसलिए लिख दिया है कि यह क्वेश्चन और यह दोनों क्वेश्चन इस फार्मूला से भी लगा सकते हैं, और फार्मूला ना लगाएं तो फिर आपको एक तरीका जो बताया है रिएक्शन लिख के भी लगा सकते हैं। तो ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन चलो ये वाला आखिरी और कर लेते हैं। करा है कि हीट ऑफ सोल्यूशन एनहाइड्रस, देखो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस साल्ट है, उसका हीट ऑफ सोल्यूशन ये दिया है, और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, उसका भी हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है, और हमसे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बताओ, और इसका ना फार्मूला लगा दो, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ माने वही डेल्टा एच हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका निकालते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालते हैं एनहाइड्रस साल्ट का, तो कहना हीट ऑफ हाइड्रेशन बराबर हो जाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट और माइनस हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है भाई, अब सवाल में वो डेटा दे रखा है, बताओ हीट ऑफ सोल्यूशन एनहाइड्रस साल्ट का दिया, एनहाइड्रस साल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है -15.9 किलो कैलोरी दिया। अच्छा यहाँ माइनस लगाओ, और हीट ऑफ सोल्यूशन हाइड्रेटेड साल्ट का, और ये हाइड्रेटेड साल्ट का भी देखो हीट ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो यहाँ लिख देना कि ये आया 2.8 दिया है, सॉल्व कर लो तो हो जाएगा -15.9 माइनस 2.8, बस जोड़ देना, यहाँ से आपको आंसर मैच कर जाएगा, और ये जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.7 किलो कैलोरी, ये आ जाएगा। ये क्या है भाई, और ये माइनस में आएगा, तो ये देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन, और हीट ऑफ हाइड्रेशन मैंने कहा हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो देखो ये वैल्यू आ। तो कहने का मतलब ये सवाल देख लेना, ये दोनों सवाल के लिए फार्मूला चाहो याद कर लो, चाहो जो तरीका बताया उसको लगा भी सकते हो। हाँ, एक आता है बेटा एक बात और बताऊंगा यहाँ पर, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में सीधा सीधा करना, ये भी एक्सोथर्मिक होता है, और इसमें क्या होता है कि एक मोल हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना, 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व हो,
कहना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। देखो अनसैचुरेटेड मतलब या तो उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसका मतलब ये लिखा है कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलना हो। और एक खास बात मैं और बताऊं, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि बदलने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन अलग चीज़ है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना, हाइड्रेशन मतलब वाटर से रिएक्शन कराना। तो देखो जैसे पूछा जाए, जैसे 4 ऑप्शन दे दे कि कहाँ पर हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे, कहाँ नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पर जैसे एसिटिलीन यहीं ले लो, C2H2 क्या है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन का मतलब ध्यान से समझो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यही तो होगा, 1 मोल एसिटिलीन है। तो C2H2 का जब हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो इसके अंदर जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है मतलब 2 पाई बॉन्ड है, उसी को हमें ख़त्म करना है। तो इसको 2 मोल फिर हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। अब देखो क्या था, यह जो हमारा कंपाउंड था अनसैचुरेटेड था और इसका अनसैचुरेशन खत्म किया मैंने, सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया, तो 2 मोल हाइड्रोजन देना पड़ा। तो इस रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। तो ये बात, हाँ यदि मैं ऐसा लिखता कि यही C2H2 लेता और इसका 1 मोल H2 से केवल रिएक्शन कराते तब तो C2H4 बनता। ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। अब ये भी कैसा अनसैचुरेटेड है, क्यों भाई, ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अभी ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, जबकि मेरा टारगेट क्या था कि 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो ठीक है बेटा, तो ये लाइन याद रखना, समझ में आ जाएगा। जैसे दोनों उदाहरण दिए हैं नीचे, वो समझ लेना। नीचे देखो ये उदाहरण दिए हैं कि ये जो है रिएक्शन में जितना डेल्टा H आएगा उसको आप हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर नहीं। क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड है, अभी भी ये अनसैचुरेटेड है। तो क्या हमने क्या बोला, अनसैचुरेटेड 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कहलाएगी, हाँ ये कहलाएगी। क्यों, ये एल्काइन है, देखो ये एल्कीन है, सर एल्कीन है C2H4 और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये देखो 1 मोल हाइड्रोजन और दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया, तो जितनी हीट निकलेगी डेल्टा H जो आएगा, यहाँ पर जो डेल्टा H आएगा वही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। यहाँ जो डेल्टा H आएगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा, लेकिन यहाँ जो डेल्टा H आएगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन नहीं कहलाएगा। बात को समझो, क्यों, क्योंकि अभी अनसैचुरेटेड है, जो प्रोडक्ट बना वो भी अनसैचुरेटेड है, जबकि टारगेट मेरा ये है जो लाइन लिखा है कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने पर जितनी हीट इवॉल्व होगी निकलेगी वो कहलाएगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और एक बात और याद रख लो, जैसे सवाल तो बहुत कम पूछे गए इससे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हाइड्रोजिनेटेड। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन होगा कहना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ज़्यादा होगा। जैसे इधर देखो, जैसे देखो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड का केवल हाइड्रोजिनेशन हो रहा था, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू थी माइनस, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की जो वैल्यू थी बेटा वो थी माइनस 120 किलो जूल। ये हीट ऑफ माइनस मत लेना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के चक्कर में एक जो प्रोसेस होता है मालूम है मुझे, मतलब यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम है और यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड था, तो दोनों का हाइड्रोजिनेशन जब कराया मैंने तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू ज़्यादा है। तो यही लाइन लिखा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हाइड्रोजिनेटेड। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ये उदाहरण से समझ लेना। एक इसी में टर्म आता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये देख लो, हीट ऑफ एटमाइजेशन में करा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम। जैसे इधर देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे ये 1/2 मोल हाइड्रोजन है
तो हाफ मोल हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन एटम बना रहा है, लेकिन क्या इसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं कहेंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 मोल सब्सटेंस जो है और उससे गैसियस एटम बने। 1 मोल सब्सटेंस के डिसोसिएशन से जब गैसियस एटम बनता है तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। तो देखो इसको मत बोलना, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन, देखो गैसियस हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर गैसियस एटम बना रहा है, तो इसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। ये सब बस थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है, बाकी इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। अभी आगे देखना क्वेश्चन कैसा बनता है वो बताऊँगा। हाँ बेटा, अब बात आती है कि हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन ये प्रोसेस एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। हीट ऑफ ट्रांजिशन शब्द कब बोलते हैं, कहना कि जब किसी एलिमेंट का 1 मोल एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज होके दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में बदल जाए। कहना 1 मोल कोई एलोट्रॉप्स किसी दूसरे एलोट्रॉप में जब चेंज होता है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व हो या इन्वॉल्व हो उसको हम हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। तो हीट ऑफ ट्रांजिशन एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। ये लिखा हुआ है, देखो कि अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व्ड आर इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एलोट्रॉप ऑफ एन एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलोट्रॉप। जैसे डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाए, ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो जाए, या रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज हो या मोनोक्लिनिक सल्फर रॉम्बिक सल्फर में चेंज हो जाए। मतलब 1 एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज, और 1 मोल एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी एलिमेंट का 1 मोल एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व या इन्वॉल्व होगी उसको हम हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन तो कहेंगे, बट उसी हीट ऑफ रिएक्शन को हम, उसी डेल्टा एच को हम हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ग्रेफाइट को 1 मोल ग्रेफाइट डायमंड में बदल रहा है तो जितनी हीट यहाँ पर लगेगी, वैसे भी आपको मालूम है कि ग्रेफाइट से जब डायमंड बनता है हाई टेम्परेचर पे बनता है, माने हीट देना पड़ता है, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो ग्रेफाइट से डायमंड का बनना प्रोसेस एंडोथर्मिक है, लेकिन 1 मोल ग्रेफाइट जब डायमंड में बदलेगा तो 1 एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो जितनी हीट देखो यहाँ इन्वॉल्व हुई है उसको हम हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलेंगे। यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया, मैंने कहा डायमंड का 1 मोल डायमंड यदि ग्रेफाइट बनाएगा, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, तो कहना 1 मोल ग्रेफाइट 1 मोल डायमंड से जब 1 मोल ग्रेफाइट बना तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट देखो इवाल्व हुई है उसको भी हम हीट ऑफ रिएक्शन तो कहेंगे, बट उसको हम हीट ऑफ ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन केवल याद कर लेना, 1-2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि किसी एलिमेंट का 1 मोल एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व या इन्वॉल्व होती है उसको हम हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा बेटा सुनो, एक सवाल यहीं से हम बना देते हैं। हीट ऑफ ट्रांजिशन से एक क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि बताइए कि मैथमेटिकली इस बात को बताइए कि क्या ग्रेफाइट और डायमंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो हम पीछे भी बताएं और आज फिर कह रहे हैं कि ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी डायमंड से ज़्यादा होती है। कारण क्या है आप थर्मोडायनेमिकली देख सकते हो, देख लो, मैं सवाल लगा हुआ है, केवल एक बार आप देख लेना समझ आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, सुनो जरा ध्यान से। क्या कह रहा है, डायमंड का जब ऑक्सीडेशन हुआ CO2 बना, डेल्टा एच की वैल्यू दी गई। यहाँ ग्रेफाइट है, ऑक्सीडेशन हुआ CO2 बना, डेल्टा एच की वैल्यू दी गई। हमसे सवाल में पूछा है कि ये दोनों डेटा जो ऊपर दिया गया है इसके आधार पर हमें हीट ऑफ ट्रांजिशन बताइए जब 1 मोल डायमंड कन्वर्ट होके 1 मोल ग्रेफाइट बना रहा है। करा जब 1 मोल डायमंड कन्वर्ट होकर 1 मोल ग्रेफाइट बनाए तो उस समय डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, और जो 1 मोल डायमंड जब 1 मोल ग्रेफाइट में बदलेगा जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी उसी को हम हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। 1 मोल डायमंड से कन्वर्ट होकर जब 1 मोल ग्रेफाइट बनेगा तो जितना इंथैल्पी का चेंज डेल्टा एच आएगा वही तो कहलाएगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। वही सवाल में हमसे पूछा है। तो देखो बेटा, हमें एक डायमंड से ग्रेफाइट बनाना, और ये दोनों रिएक्शन जो दिया है यहीं पे आप दिमाग लगा लो। डायमंड से ग्रेफाइट बनाना माने ग्रेफाइट किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ ग्रेफाइट है किधर, रिएक्टेंट साइड में। तो ये वाला रिएक्शन तो एटिटिज रहेगा। ये देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कार्बन ये डायमंड है और ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ से CO2 बना। यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू है बेटा वो -395.4 किलो जूल है, ठीक है। अच्छा अब बात यहाँ पे करो, और हमें ग्रेफाइट बनाना है तो ये वाले रिएक्शन को क्या करो, रिवर्स कर दो, उलट दो। तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 और गिव्स ये देखो ग्रेफाइट और O2, और यहाँ पे जब रिएक्शन उल्टोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, -393.5 किलो जूल ये हो गई। अब जरा सा देख लो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों पहला रिएक्शन एटिटिज लिखा, दूसरे को रिवर्स किया। अब ये
लेफ्ट राइट में देखो CO2 कॉमन था, कैंसिल हो गया, O2 कॉमन है, कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया डायमंड कन्वर्ट हो गया। देखो 1 मोल डायमंड कन्वर्ट होकर ग्रेफाइट बना रहा है। तो इस रिएक्शन को देखो दोनों को जोड़ा है तो ये आया, तो फिर इनको वैल्यू जोड़ देना। तो यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू को जोड़ दो भाई, एक वैल्यू यहाँ, अच्छा रिएक्शन को यहाँ रिवर्स किया था तो डेल्टा H की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये पहला वाला तो एटीटीज रखा था, डेल्टा H वैसे ही था, दूसरे वाले को रिवर्स किया था तो डेल्टा H का साइन चेंज हो जाएगा, पहले माइनस था प्लस हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ से डेल्टा H आ जाएगा। ये देखो ये -395.4 है और ये +393.5 है, तो यहाँ से कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -1.9 किलो जूल आ जाए। ये देखो आया -1.9 किलो जूल डेल्टा H की वैल्यू आई। तो ये रिएक्शन देख करके बताओ, सवाल यही तो पूछा था, करा कि 1 मोल डायमंड जब 1 मोल ग्रेफाइट बनाएगा तो उस समय हीट ऑफ ट्रांजिशन या डेल्टा H की वैल्यू जो आएगी, कहना वही तो है हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू आ गई 1.9 किलो जूल। यहाँ से बेटा अच्छा कहे यार ये तो हो गया कि 1 मोल डायमंड को 1 मोल ग्रेफाइट में बदलने पर डेल्टा H इतना है। अच्छा उलट के कहता है कि नहीं भाई हमें बताओ कि 1 मोल ग्रेफाइट से जब हम 1 मोल डायमंड बनाएंगे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। तो कहना रिएक्शन उलट दो, तो 1 मोल ग्रेफाइट से 1 मोल डायमंड बनाना है तो अब डेल्टा H की वैल्यू +1.9 किलो जूल हो जाएगी। रिएक्शन दोनों सेम है, बस रिएक्शन रिवर्स किया तो डेल्टा H की वैल्यू, यहाँ पर डायमंड से ग्रेफाइट बन रहा है और यहाँ ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है। ऊपर वाला प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, नीचे कैसा है, एंडोथर्मिक है। और यहाँ से प्रूव भी तो हो जाएगा। और मैं बहुत पहले दिन लेक्चर में एक बात किया था कि एक्सोथर्मिक यदि कोई प्रोसेस है तो वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, कुछ हीट निकलेगी तो प्रोडक्ट की हीट कम होती है। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की हीट कम होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट कम होती है। हीट माने एनर्जी। तो देखो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हमने कहा कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, हीट कम होगी, और जिसकी हीट कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ऊपर वाले रिएक्शन को ध्यान से यदि देखो तो कहना कि 1 मोल डायमंड जब ग्रेफाइट में चेंज हो रहा प्रोसेस एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल हो। नीचे वाले से भी तुम कह सकते हो कि 1 मोल ग्रेफाइट जब डायमंड में चेंज हो रहा प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में मैं कहता हूँ कि एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम, और जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब नीचे वाले रिएक्शन से भी ये बात तुम बोल सकते हो कि यहाँ भी ग्रेफाइट ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चाहे ऊपर वाले रिएक्शन से चाहे नीचे वाले से आप देखेंगे ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। और यही लाइन यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कौन स्टेबल होता है, ये सब लिख के मैंने आपको 2 लाइन लिखा है, पढ़ेंगे सब समझ में आ जाए। तो ये देख लेना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से हीट ऑफ ट्रांजिशन की जो शब्द आया था उस पर हमने बात किया कि 1 मोल किसी एलिमेंट का 1 मोल एलोट्रॉप जब दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज होता है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व या इन्वॉल्व होती है बेटा उसी को हम हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। अब आइए जरा सा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्रीजिंग, ये सब आपको मालूम होगा, थोड़ा हिंट पता ही पहले से दिया था। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, कहना 1 मोल लिक्विड को 1 मोल लिक्विड लो। अच्छा फेज जब भी चेंज होता है तो आप कहते हो कि अमाउंट तो कांस्टेंट रहता है। अब 1 मोल लिक्विड जब वेपर में बदलेगा तो 1 मोल लिक्विड 1 मोल वेपर बनाएगा, तो जितनी अमाउंट आप हीट देनी पड़ेगी। अच्छा क्यों भाई, वेपोराइजेशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि कभी किसी को वेपोराइज करना तो हीट देनी पड़ेगी। तो कहना कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ वेपर। 1 मोल लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। इसी को उलट दो, रिएक्शन ये तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसी रिएक्शन को उलट के लिख लो ऐसे, इसी रिएक्शन को तुम चाहो तो ऐसे रिवर्स करके लिख लो। यहाँ पर क्या था बेटा, ध्यान से सुनो, 1 मोल लिक्विड वेपर में चेंज हो, वेपर या गैस में, तो उसको हम जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह रहे थे। इसी को उलट दो, ये देखो H2O गैस ले लो, ये वेपर है, और 1 मोल वेपर कंडेंस कर दो और उसे 1 मोल H2O लिक्विड बन जाए, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, यहाँ पर हीट निकलेगी एक्सोथर्मिक हो गए, तो उसको हम हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलेंगे। और इसको यहाँ पे हीट देनी पड़ रही थी, इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ कंडेंसेशन में पूछा जाए कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, और हीट ऑफ कंडेंसेशन कैसा है, तो ये कहना एक्सोथर्मिक है। कुछ नहीं भाई, वेपोराइजेशन में हीट देनी पड़ी तो 1 मोल लिक्विड को वेपर में बदलने पर जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। 1 मोल वेपर को लिक्विड में कंडेंस करने के लिए, बदलने के लिए जितनी हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ कंडेंसेशन कहलाएगी।
इस पर भी एक सवाल बन जाता है। जरा देखो, ये सवाल आपको गाइड बुक में कहीं न कहीं मिल जाएगा। जैसे देखो एक डेटा दिया हुआ है, ध्यान से सुनना जरा सा बेटा, समझ लो। एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ तो इससे काफ़ी काम आपका हो जाएगा। यहाँ तक देख लेना। करा एक डेटा दिया है कि H2 हाफ O2 रिएक्शन किया, वाटर बना, गैस है। और यहाँ पे H2 गैस, हाफ O2 गैस रिएक्शन किया, H2O लिक्विड बना। यहाँ ये गैस, गैस माने वेपर, और यहाँ ये लिक्विड। अच्छा, इस अभिक्रिया का डेल्टा H दिया है, इस अभिक्रिया का डेल्टा H दिया। वैसे भी मैंने एक बात बहुत पहले बताई थी, जब मैं कहता था कि हीट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फेज बदलने से डेल्टा H की वैल्यू बदल जाती है। देखो बदल गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसियस फेज में, यहाँ पे लिक्विड फेज में, देखो डेल्टा H की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग। रिएक्शन बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन केवल प्रोडक्ट के फेज बदल जाने से अभिक्रिया का डेल्टा H बदल जाता है। इसका मतलब किसी अभिक्रिया का जो डेल्टा H है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फेज डिपेंडेंट होता है, फेज पे डिपेंड करता है। फेज यदि अलग अलग होगा तो डेल्टा H की वैल्यू भी अलग अलग आएगा। सवाल में क्या पूछा सुनो, क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों रिएक्शन जो दिया गया है, ऊपर जो करा थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया गया, कैलकुलेट करके बताओ कि वेपोराइजेशन ऑफ वाटर और वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर और हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर दोनों पूछ रहा है। कहना बता लेंगे, हम एक निकाल लें, दूसरे को तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगा, उसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो, हीट ऑफ कंडेंसेशन आ जाएगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंडोथर्मिक है, हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है एक्सोथर्मिक होगा, बस यही तो अंतर है। देखो भाई सुनो, तो पहले तो हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालने चल रहे हैं। अच्छा, वेपोराइजेशन का मतलब आप समझ गए कि H2O लिक्विड का 1 मोल H2O लिक्विड को कन्वर्ट होके 1 मोल H2O वेपर या वही गैस बना लो। तो इस रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी कहना, उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो आओ भाई, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का निकालना, तो इसका मतलब 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में बदलो। सुनो इधर आ जाओ, यहाँ से डेटा दिया है लिक्विड को वेपर में बदलना। इसका मतलब यहाँ तो वेपर, गैस माने वही वेपर, इधर है ही प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है। अच्छा, यहाँ पर वाटर लिक्विड प्रोडक्ट साइड में, हमें चाहिए किधर, रिएक्टेंट साइड में। तो नीचे वाले रिएक्शन को रिवर्स कर लो। देखो नीचे वाले रिएक्शन को रिवर्स कर लो। तो रिवर्स करके ही देखो ये लिख दिए। अब क्यों हम लिखें, यहाँ देख लो, या चलो लिख देता हूँ, इसको रिवर्स कर लो। तो रिवर्स करोगे तो ये बनेगा H2O लिक्विड कन्वर्ट होके बना दिया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है बेटा, और यहाँ पर इसका जो डेल्टा H है, सुनो रिएक्शन रिवर्स करोगे तो इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 68.32 किलो कैलोरी हो जाएगा। अच्छा, हमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालना, तो 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में बदलना, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलो भाई, अब लिक्विड 1 मोल आ गया रिएक्टेंट साइड में, और इस वाले में देखो वेपर 1 मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तो इस वाले को तो एट इट इज वैसे लिख लो, H2 गैस है, हाफ O2 गैस, और ये रिएक्शन करके बना रहा H2O वेपर बन गया। ये रिएक्शन का डेल्टा H वैसे ही लिख देना, क्या डेल्टा H बराबर हो जाएगा क्या, -57.8 किलो कैलोरी कर दो। अच्छा बेटा सुनो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। तब देखो यहाँ पे हाफ O2 गैस कैंसिल, H2 गैस कैंसिल। यहाँ पे बन गया H2O लिक्विड है 1 मोल, जो कि कन्वर्ट होके H2O वेपर बना रहा है। 1 मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने पर अब कितनी हीट इवाल्व या इन्वॉल्व हुई देख लेना। वैसे खैर यहाँ पर तो इन्वॉल्व होगी, और देख लो कैसे भाई, जब इसको जोड़ोगे यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू निकाल लो, आंसर आपका मैच कर जाएगा। और कितनी आएगी देखो, इसमें से इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो इसको हटा दो, यहाँ पे सीधा 3 केवल ले लो, इतने से ही काम चला लो। तो यहाँ से हो जाएगा 13 में से 8 हटा दो, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया तुम्हारा कितना, 10.6 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ये 10.6 किलो प्लस में आ रहा है। इसका मतलब देखो 1 मोल लिक्विड को वेपर में बदल रहे हैं, तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। अब हाँ 5 आएगा, सर ये गलत लिख दिया मैंने, 5 आएगा ना, 13 में से 8 5 आएगा ना, पॉइंट ए हो गया 10.5। अच्छा सुनो बेटा, अब ये तो हो गया हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, और हीट ऑफ कंडेंसेशन की बात कर रहे थे। बस यही अभिक्रिया उलट देना चाहो, चाहे पूरा शुरू से लगाओ। और कंडेंसेशन की बात करेगा तो क्या होगा, फिर लिक्विड वेपर में बदलना पड़ेगा। तो फिर क्या करोगे, फिर इस नीचे वाले रिएक्शन को तुम कंडेंसेशन यदि पूछे तो वेपर लिक्विड में बदलेगा, तो ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स करो और नीचे को ऐसे रहने दो, फिर जोड़ो तब आ जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप यही से काम कर लो, दिमाग चल रहा हो कि लिक्विड वेपर में बदला, इसी को उलट दो, ये हो जाएगा H2O वेपर जब 1 मोल कन्वर्ट होके H2O लिक्विड बनाएगा तो अभिक्रिया का डेल्टा H तो वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, -10.5 हो जाएगा। तो ये ऊपर है हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, और ये नीचे है हीट ऑफ कंडेंसेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेंगे। वेपोराइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ से आप जो सवाल पूछे सब लग जाए। तो ये दोनों देख लेना, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद ये बात पूरी फिनिश हो जाएगी। चैप्टर में अब कुछ भी खास नहीं बच रहा है। एक तो हमने बताया कि लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में दो बातें हैं जो पहले भी बात हो चुकी है, लेवोजियर लाप्लास लॉ के बारे में। लेवोजियर लाप्लास लॉ में मैंने एक बात बताया था कि कोई अभिक्रिया यदि है, उसका डेल्टा एच दिया है, अभिक्रिया को रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। वही यहाँ लिखा है, बस पढ़ लेना। जैसे देखो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना, डेल्टा एच -94 किलो कैलोरी था, यही अभिक्रिया रिवर्स करके लिख दिया तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में आ गई। बस हेस लॉ क्या है तो कहना ये समेशन ऑफ एंथैल्पी या समेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि कोई अभिक्रिया एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, कई स्टेप में हो, तो जब डिफरेंट स्टेप में हो रहे तो उनमें जो एंथैल्पी के चेंज का सम होगा वो एक स्टेप में जो रिएक्शन हो रहे उसके एंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाएगा। जैसे 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 उदाहरण देख लो, जल्दी से समझ लो। इस पर हम क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं, इस पर जल्दी से देख लो। तो एक क्वेश्चन करा दूँ, एक क्या 2-3 सवाल कर लोगे तो अब पूरा कन्फर्म हो जाएगा। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। अब क्वेश्चन के माध्यम से जितना कर सको प्रैक्टिस उतना करो। देखो, जैसे मैंने कहा ए से हमें मान लो ई बनाना, मान लो 1 मिनट के लिए समझो जरा, ए से ई बनाना तो इसका इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है मान लो। अब हमने कहा ए तो एक स्टेप में हो गया, यही ए से ई कई स्टेप में बना। पहले ए से बी बना, इसका इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। फिर बी से सी बना, इसका डेल्टा इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है। तब जाके सी से फिर ई बना, तब इसका डेल्टा इंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। तो सुनो बेटा, ए से ई डायरेक्ट बन रहा है तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा H है, और ए से पहले बी बना, बी से सी बना, फिर सी से ई बना। ए से बी बना तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1, बी से सी बना इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2, सी से ई बना इंथैल्पी चेंज डेल्टा H3। इसका मतलब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 का जो सम होगा वही डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। या इसे देख लो, या दूसरा उदाहरण और समझा दे रहा हूँ। जैसे जैसे मान लो आ जाए ये कार्बन है, सॉलिड है, इसका रिएक्शन जब मैंने हाफ मोल ऑक्सीजन से कराया, या चलो ऐसे लिख लो, ऐसे कार्बन है सॉलिड, इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराया ये देखो CO2 गैस बन गया। ये रिएक्शन हमारा जो है इसका इंथैल्पी चेंज डेल्टा H है, मान लो डेल्टा H। हमने कहा यही कार्बन सॉलिड क्या किया, पहले हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो पहले ये CO बनाया, CO गैस। अब इस अभिक्रिया का डेल्टा H1 इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। अब मैंने कहा ये जो CO है बेटा, अब जब यह CO हाफ मोल ऑक्सीजन जब इसको और हमने प्रोवाइड किया तब ये CO2 बना दिया। तो CO से जो CO2 बन रहा है यहाँ पर इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है। तो देखो ये स्टेप, ये अभिक्रिया एक स्टेप में इधर हो रही, डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, CO2 बना, इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। यही कार्बन सॉलिड पहले हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO बनाया, इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। ये जो CO बना वो हाफ मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाया, इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2। तो देखो ये तो एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। इधर से चलोगे तो पहले इससे ये बना पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप। तो इधर से चल के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फाइनली वही बन रहा है, लेकिन 2 स्टेप में हो रहा है। तो इसका कहना कि पहले स्टेप में इंथैल्पी चेंज प्लस दूसरे स्टेप का इंथैल्पी चेंज का जो सम होगा वही इस डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। बस ये कॉन्सेप्ट है, यही है आपका हेस। बस इतना समझ लेना, ये उदाहरण दिए हैं इसको देख लेना। अब आइए जरा सा हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। अब आइए जरा क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट देते चलिएगा, जल्दी जल्दी भाई। आइए इस क्वेश्चन को जरा लगा के हमें आंसर बताइए। चल अब क्वेश्चन आप भी हमारे साथ लगाइए, 3-4 सवाल लगवाऊंगा, चैप्टर हमारा फिनिश। उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच और हम आपको करवा देंगे और क्वेश्चन करा देंगे, देख लेना। चलिए पहले इस क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या था, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बस इधर देखो। आओ चल पहला वाला सवाल जरा देखो, करा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है x से 2i बनाना, x से 2i बनाना। अब यहाँ पे हेस लॉ का यूज करना। देखो x से 2i बनाना है और नीचे कुछ रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पे हाफ x से z बन रहा है, डेल्टा H की वैल्यू Q1, Z से 2W बन रहा है, डेल्टा H की वैल्यू Q2 है, W से हाफ Y बन रहा है, डेल्टा H की वैल्यू Q3। इसको मोल में खैर पढ़ते हैं, हाफ मोल x 1 मोल Z बना रहा है, डेल्टा H Q1, 1 मोल Z 2 मोल W बना रहा है, डेल्टा H Q2,
1 मोल W से हाफ मोल Y बन रहा है, डेल्टा H की वैल्यू Q3, और हमसे करा इस अभिक्रिया में हमें X से 2I बनाना है, तो बताओ डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। भाई X से 2I यदि बनाना है, 1 मोल X से 2 मोल Y बनाना है, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी बताइए। ऑप्शन दिया है भाई, ऑप्शन के आधार पे आंसर आप निकाल लीजिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए भाई। बोर्ड वाइब्रेट कर रहा है, दिख तो रहा है, एक सेकंड बेटा देख लूं जरा सा। ठीक हो जाएगा, नेट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कोई, आप को बोर्ड वैसे दिखाई देना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ पे बड़ा लिख दे रहे हैं कि 1 मोल X से हमें 2 मोल Y बनाना है। ठीक है बेटा, 1 मोल X था, 2 मोल Y हमें बनाना है, डेल्टा H की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ यहाँ पे डेटा गिवन है। अच्छा सुनो, कुल मिला के फाइनली हमें यही चाहिए, ये रिएक्शन चाहिए कि 1 मोल X रिएक्टेंट साइड में और 2 मोल Y प्रोडक्ट साइड में। तो इधर आओ, ध्यान दो बेटा। अच्छा पहले वाले रिएक्शन में क्या करें, तो पहला वाले रिएक्शन, अच्छा इधर 1 मोल X चाहिए, तो कहना इधर हाफ मोल X है, तो पहले वाले इक्वेशन में तुम 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो पहले वाले इक्वेशन में देखो बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा X गिव्स 2Z, अच्छा X प्लस 2Z हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू है ये फिर हो जाएगी यहाँ 2Q1 हो जाएगी। भाई 2 से मल्टीप्लाई रिएक्शन में करोगे तो डेल्टा H की जो वैल्यू उसमें भी तो होगी। अच्छा दूसरी बात आओ बेटा सुनो, अब हमारा टारगेट ये है कि हमें इधर 2 मोल Y चाहिए। अच्छा तीसरे वाले रिएक्शन में देखो तो यहाँ हाफ मोल Y है राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, जबकि हमें चाहिए 2 मोल। तो क्या करो, इस अभिक्रिया में तुम 4 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन थर्ड जो है देखना, थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई करने चल रहा हूँ, तो थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई करो भाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 4W गिव्स 2Y हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H की वैल्यू जो हो जाएगी 4Q3 हो जाएगा। तो कहना यार अब तो हो जाएगा, इधर 1 मोल X है, इधर 2 मोल Y आ जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ 4W और इधर 2Z है, ये भी तो हटाना है हमें तो फाइनली यही चाहिए। तो अब क्या करो भाई, अच्छा यहाँ पे W राइट साइड में 2 मोल है, इक्वेशन 2 देखो, और इधर कितना है लेफ्ट में 4 मोल है, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, इक्वेशन 2 में 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो 2 मोल Z गिव्स 4 मोल W हो जाएगा। और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एंथैल्पी चेंज Q2 था, तो वहाँ पे 2Q2 हो जाएगा। जोड़ के जरा देख लो भाई तो क्या आएगा, तो अब तीनों को जरा जोड़ो तो क्या होगा, देखो 4W इधर कैंसिल, 2Z कैंसिल, मैंने इन तीनों को जोड़ा, और तीनों को जोड़ो तो जरा सा जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी क्या आएगी, ये आ जाएगा 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 4Q3, ये आ जाए, ये हमारा आंसर हो जाए। हाँ अब जरा सा देख लो भाई, इसमें आंसर सी लोग बता रहे हैं, यस सी क्यों सही है, देखो हमारा आंसर तो इस रूप में आ रहा है, बट सी में लिखा है 2 कॉमन लिया है, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 लिखा है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे 2 हर जगह से कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा Q1, यहाँ हो जाएगा Q2, और यहाँ 2Q3 लिख सकते हो, फिर वही तो है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे फिर यही आ जाएगा। इसका मतलब आंसर विल बी सी। तो जिनका आंसर सी आया बिल्कुल सही है, दीपक वर्मा का आंसर सी आया है, अनुष्का, इरशाद, उत्कर्ष, इन सभी का आंसर सी आया। अंकित हैं, रोशनी का आंसर आया है, चंद्रभूषण का भी आंसर है, सी आया है, सचिन, सौम्या, दिशा, शिवम, इन सभी का आंसर है यस बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आंसर। प्रतीक्षा मिश्रा, आशु कुशवाहा, उत्कर्ष पटेल, इन सभी का आंसर। अतुल कुमार हैं, नेहा है, सभी का बिल्कुल गुड, वेरी गुड। तो ये आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री लगभग फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं बचता है। 2 4 6 10 सवाल अभी आज पहले 2 3 लगवाता हूँ, फिर पूरे बुकलेट को आपको मैं भेज चुका हूँ, आप देख लीजिए। और आपको लगता है कोई क्वेश्चन में दिक्कत है
तो नंबर या तो हमें आप बता दो, क्वेश्चन नंबर हमें व्हाट्सअप कर दो कि हमें इस सवाल की दिक्कत हमें बताइए, या फिर भाई यहीं हमें बताते चलो कि कौन कौन दिक्कत है, या फिर हम अपने मन से बता देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम में दिक्कत कहाँ कहाँ आपको आ सकती है, हम अपने मन से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट टर्न पे खैर बताऊंगा। आज की जो बात है बेटा, आज सिर्फ 2 सवाल केवल और करवा दे रहा हूं, वो देख लो, ये तो सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा सा आंसर बताइए भाई जल्दी से। इसका एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर जरा सा बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका जरा सा आंसर बताइए। लगा चुके होंगे कुछ लोग, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया था, खैर देख लिया होगा आपने, फिलहाल लग जाएगा। कराए वही हेसला पर सवाल है, ए बी से ए बी बन रहा है, एंथैल्पी चेन डेल्टा H1, ए बी से P प्लस क्यू बन रहा है, एंथैल्पी चेन डेल्टा H2। ये पहला स्टेप का रिएक्शन दिया। दूसरे स्टेप में आओ भाई, पहले ए प्लस बी से C बनाओ, एंथैल्पी चेन डेल्टा H3, और C जो था उससे फिर P और Q बना, एंथैल्पी चेन डेल्टा H4। जरा बताओ सही क्या है। अरे यार पहले वाले रिएक्शन में फाइनली हो क्या रहा है, जरा बताओ। पहले वाले रिएक्शन में फाइनली ये हो रहा है कि ए बी से पी और क्यू ही तो बन रहा है, ए बी से फाइनली पी क्यू बन रहा है। तो बताओ ये स्टेप रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो दोनों में इंथैल्पी का चेंज का जो सम होगा जोड़ दो, तो इस ए प्लस बी से पी क्यू बनेगा, तो यहाँ जो नेट डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा। अच्छा इस वाले रिएक्शन में भी देखो ए बी से फाइनली पी ओ क्यू बन रहा है, यहाँ पर इंथैल्पी चेंज यहाँ भी वही है, ए बी से फाइनली पी और क्यू बन रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ ए बी पहले ए प्लस बी से ए बी बना, फिर ए बी पी प्लस क्यू बना रहा है। यहाँ ए प्लस बी से पहले सी बन रहा है और सी से पी क्यू बन रहा है। और यहाँ पे इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 डेल्टा H2, यहाँ डेल्टा H3 डेल्टा H4 है। तो पहले वाले रिएक्शन भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फाइनली क्या है वो दिख रहा है, यहाँ भी रिएक्टेंट इनिशियली और प्रोडक्ट क्या था वो दिख रहा है। तो रिएक्शन तो दोनों सेम है, इसका मतलब इंथैल्पी चेंज जितना ऊपर वाले में आएगा नीचे वाले में भी वही आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यहाँ डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बराबर डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ये हो जाएगा आंसर कौन सा सही है, बी आंसर सभी लोगों ने दिया भी है। सुनील यादव का भी आंसर भी है, यस बी सभी लोगों का आंसर भी है, यस बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी इजी है, लग जाएंगे। हाँ अब 2 सवाल जो मैं आगे कराने चला हूँ वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कन्फ्यूजन वहाँ पे हो सकता है, इसलिए बेटा थोड़ा सा समझ के चलना। आइए जरा सा क्वेश्चन समझें भाई। ये क्वेश्चन का जवाब आप देते चलिए, हमें लगाते हुए चलिएगा, क्वेश्चन आगे बढ़ के। इस क्वेश्चन का आंसर चलिए पहले बताइए, पहले आंसर ना देखा करो, पहले लगाओ। आंसर मैंने सब क्वेश्चन के सामने दे दिया है, लेकिन फिर भी आइए क्वेश्चन का थीम समझ लो। करा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर, 2 तरीके से सवाल लगाऊंगा, जो इजी लगे उसी को अपना प्रैक्टिस में लेना। कि करा हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस का और वाटर लिक्विड का ये दिया है -97 -68 किलो कैलोरी पर मोल, और हीट ऑफ कंबस्शन बेंजीन का दिया है -783 किलो कैलोरी पर मोल, और करा हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन का बताना। बताइए भाई आंसर आप बताइए जल्दी से, सब लोग पहले लगाइए। चलिए आंसर किसी का बी आया है, बी तो नहीं सही है। सौम्या सैनी का आंसर ए आ रहा है, ए जहाँ तक हमें लग रहा है कि ए ही आंसर होगा। शिवम यादव का बी आया है, बी नहीं होगा बेटा, आंसर ए सही है, ए आंसर सही है। ठीक है, हाँ ए सही है, बिल्कुल ए आंसर आपने दिया है, सही है। अच्छा हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। 2 तरीका क्या है, पहला तरीका समझो, करा है कि CO2 और वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। अच्छा हीट ऑफ कंबस्शन बेंजीन का दिया है, तो क्या बेंजीन का कंबस्शन रिएक्शन लिख सकते हैं? लिख लो, इधर सुनो, ये बेंजीन है भाई, C6H6 बेंजीन का कंबस्शन कराओगे तो यहाँ 7.5 मोल O2 देना पड़ेगा। बैलेंस करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 मोल CO2 बनेगा, 3 मोल H2O बनेगा। अच्छा बेंजीन का कंबस्शन, और मैंने बोला कि 1 मोल रिएक्टेंट का जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो जितना हीट इवाल्व होती है वही होता है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट।
और यहाँ 1 मोल बेंजीन का कंबस्शन देखो कराया, तो हीट जितनी निकलेगी वही तो है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, और हीट ऑफ कंबस्शन बेंजीन का दिया है -783 किलो कैलोरी दे रखा है। एक तरीके से बेटा ये हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन कह लो या कहना यही तो है हीट ऑफ रिएक्शन, दोनों बातें बोल सकते हो। अरे यार इस अभिक्रिया का डेल्टा एच यही है, और जो डेल्टा एच है वही है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, बोल सकते हो। यस कहना कुल मिला के अब छोड़ो, हम कहना इस अभिक्रिया का डेल्टा एच ये दिया हुआ है, और हमें CO2 का और वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दिया है, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। और हम आपको एक बात बहुत पहले बता चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो और रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना हो, तो हम एक फार्मूला आपको बताया करते थे कि हीट ऑफ रिएक्शन बराबर लिखते थे सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला करते थे, और वही लगा दो। यहां पे इसका और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है पर मोल, देखो CO2 का पर मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन 97 है, -97, यहाँ 6 मोल है, यहाँ लिखना 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 मोल वाटर है तो 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ऐसे लिख देना। खैर और माइनस और हीट ऑफ फॉर्मेशन ये लिख देना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मैंने रिएक्टेंट में कौन है बेंजीन, यहाँ लिख देना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। और कहना ये ऑक्सीजन इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लेना, दिया है नहीं वैसे एलिमेंट का बताया था। अच्छा जब कभी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे कुछ ना कहे तो इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ही लेके चलना, और मैंने कहा था ऐसा एलिमेंट जो नेचुरली स्टेबल है उनका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज हम 0 लेते हैं, तो O2 का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा क्या बेटा, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब करोगे तो डेल्टा एच आएगा। तो बताओ इस अभिक्रिया का ये अभिक्रिया का डेल्टा एच यही तो है, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यही है जिसको तुम हीट ऑफ रिएक्शन कहो या इसी को हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हो। कंफ्यूजन हो तो सीधा हीट ऑफ कंबस्शन मत बोलो, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन ये दिया है, कहना ये हीट ऑफ रिएक्शन है, और डेल्टा एच बराबर ये फार्मूला लगा देना यहाँ से, और डेल्टा एच की वैल्यू रख देना -783, ये हीट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का दिया है -97 प्लस 3 इंटू और हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर का दिया है बेटा -68, और ये हो गया टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस यही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, हमें यही तो निकालना था। ये माइनस में इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस में उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्या होगा वो निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हीट ऑफ कंबस्शन पहले बेंजीन का रिएक्शन लिख लेना, वही हीट ऑफ कंबस्शन ही हीट ऑफ रिएक्शन है, और कहना हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, सीधा लिख देना डेल्टा एच बराबर हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देना, वहाँ से तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका नहीं पता था वो निकल के आ जाएगा। कहना सर दूसरा क्या तरीका बता सकते हो, दूसरा भी एक मैनर है, या तो तुम रिएक्शन लिखना जानते हो बेटा तो उससे कर सकते हो। क्या सुनो, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का इतना दिया है तो फॉर्मेशन इक्वेशन CO2 का लिख लो। तो ये देखो कार्बन सॉलिड जब ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 गैस ये बन जाएगा, ये रिएक्शन फेज सबका लिख लेना। इस देखो यहाँ कार्बन का 1 मोल कार्बन को जब ऑक्सीडाइज किया CO2 बना और 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट नहीं है जिनसे बन रहा है नेचुरली स्टेबल है, तो यही है डेल्टा एच की जो वैल्यू है यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यही तो होगा। इसका मतलब वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -97 ये दिया किलो कैलोरी, ठीक है भाई। अच्छा वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब वाटर 1 मोल वाटर बनाओ और जिनसे बनाओ स्टेबल हो, तो कहना H2 जब ½ मोल O2 से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल ये देखो वाटर बन गया। तो अब इसमें जो वैल्यू डेल्टा एच की है ये दी गई है, यही ये है आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाँ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन दिया है तो बेंजीन का कंबस्शन करा दो, तो ये देखो बेंजीन का कंबस्शन कराऊँ C6H6, और इसका जब 7.5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो 6 मोल CO2 बनेगा, और यहाँ पे 3 मोल वाटर बनेगा, और यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन दिया है, वही डेल्टा एच लिख देना, ये दिया है -783
किलो कैलोरी दिया है। तो पहले तो तीनों अभिक्रिया लिख लो, जो जो बोला है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो CO2 का फॉर्मेशन इक्वेशन लिख लो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का फॉर्मेशन इक्वेशन लिख लो। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कंबस्शन रिएक्शन लिख लो। इतना लिखने के बाद हमसे पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कहना यार इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये तो हमने लिख लिया और हमें अब चाहिए क्या, कहना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कह रहा है। इसका मतलब 1 मोल बेंजीन बनाओ, C6H6 1 मोल बने, जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल हो। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है 6 मोल, और हाइड्रोजन यहाँ पे गैस फॉर्म में होगा तो 3 मोल H2 गैस। इसका मतलब ये अभिक्रिया हमें पता चल जाए। ये देखो 1 मोल प्रोडक्ट बना, साइड प्रोडक्ट है नहीं, प्रोडक्ट जिनसे बना स्टेबल है, तो इस अभिक्रिया का जो डेल्टा H आएगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन भी कहेंगे। तो देखो CO2 का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखा, वाटर का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखा, बेंजीन का कंबस्शन रिएक्शन लिखा। लिखने के बाद अब हमें यही रिएक्शन ले आना, टारगेट हमारा है कि अब हमें यही चाहिए। क्या करें भाई कि यही आ जाए, तो कहना 1 मोल बेंजीन चाहिए प्रोडक्ट साइड में, यहाँ बेंजीन 1 मोल है रिएक्टेंट साइड में, तो इस अभिक्रिया को क्या करो, रिवर्स कर दो। इस अभिक्रिया को रिवर्स कर दो, अब टाइम लगेगा लेकिन चलो कर लो। यहाँ पे रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ, 6 मोल CO2 प्लस 3 मोल H2O, और ये बन जाएगा तुम्हारा C6H6 प्लस 7.5 O2 हो जाएगा। और रिएक्शन रिवर्स करोगे तो डेल्टा H का जो साइन चेंज है प्लस 783 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो पहले वाले इस वाले रिएक्शन को चलो रिवर्स कर दिया, हटाओ इसको, जो काम हो गया इसको हटा दीजिए, इसका काम खत्म। देखो अब 1 मोल बेंजीन हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, कुछ आशा की किरण जगने लगी, क्या यार प्रोडक्ट साइड में बेंजीन आ गया, लेकिन 1 मोल ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और है, तो यही कुछ और को हटाओ, क्या करें हट जाएगा। आप सुनो भाई, तो कहना यार एक काम करो हटाने के लिए, अच्छा इधर केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही चाहिए, यहाँ पे CO2 वाटर है, लफड़ा है काफ़ी, क्या करें, तो यहाँ पे 6 मोल CO2 है और यहाँ पे 1 मोल CO2 है, तो इसी अभिक्रिया में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वाले अभिक्रिया में 6 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, तो 6 से जरा मल्टीप्लाई करो भाई, तो क्या आ जाएगा 6 कार्बन सॉलिड और प्लस हो जाएगा 6 O2, और इधर हो जाएगा आपका 6 CO2, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H की जो वैल्यू होगी बेटा -97 इंटू 6 कर देना। अच्छा अब देखो ये CO2 6 मोल दोनों तरफ कट जाएगा, ये वाटर नहीं होना चाहिए, देखो वाटर रिएक्टेंट साइड में हमारे नहीं होना चाहिए, वाटर है यहाँ पर, तो 3 मोल है, तो यहाँ पर देखो इस वाले में वाटर इधर 1 मोल है राइट में, और इधर लेफ्ट में 3 है, तो इस वाले अभिक्रिया में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बेटा 3H2, और यहाँ पर जब 3 का तो करोगे तो 3/2 O2 गिव्स 3 मोल H2O, और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू तो 3 का इसमें कर देना -68 और इंटू 3 कर देना। अब इन तीनों को जोड़ देना, तो देखो यही आ जाएगा, जोड़ के देख लो ना, CO2 का 6 मोल दोनों तरफ कट, 3 मोल वाटर कैंसिल। अच्छा देखो यहाँ पर 6 मोल और यहाँ पर 1.5 मोल, 7.5 मोल ऑक्सीजन है, और इधर भी 7.5 मोल है, कैंसिल हो जाए, तो क्या बचा, वही बचा जो हमें चाहिए। तो देखो इधर बचा 6 मोल कार्बन सॉलिड, यस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस, यस, और इधर प्रोडक्ट में 1 मोल बेंजीन बन गया, हो गया। क्या कैसे आया, हमने सब कर दिया था, देख लेना, और इन तीनों को जोड़ने से ही ये रिएक्शन आएगा। इसका मतलब इन तीनों का जो डेल्टा H की जो वैल्यू है, इन तीनों का जोड़ दो और जो वैल्यू आएगी वही आ जाएगा डेल्टा H, जो उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कहेंगे। तो हमें जहाँ तक लग रहा है दोनों तरीका आप लगा के देख लेना, दोनों में से जो उचित लगे वो लगा लो। एक आखिरी सवाल NCERT का करा दे रहा हूँ, वो देख लो, या लगा लेना, NCERT का सवाल लगा लेना, नेक्स्ट टर्न पे करा दूंगा। NCERT का 2 सवाल है यहाँ पर, वो देख लो। ये दोनों सवाल जो लास्ट में दिए गए हैं ना, ये NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लगा लेना। कैसे लगेगा हिंट मैं आपको दे दूंगा, और आप लास्ट टर्न पे नेक्स्ट टर्न पे हम इसको डिस्कस भी कर देंगे। इधर देखो, ये देखो कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना। इसका मतलब 1 मोल मिथेनॉल बनना चाहिए प्रोडक्ट साइड में, कुछ नहीं करो आप, सीधा सीधा यही अभिक्रिया जो दी गई है, देखो इसमें यहाँ H2O लिखा है, H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड, यहाँ करेक्शन है, थोड़ा सा देख लेना, H2 नहीं है, 2H2O लिक्विड यहाँ लिखा है, बस सही कर लेना, 2H2O कर लो, बस आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर निकाल के चेक कर लेना,
कुछ नहीं करना। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल प्रोडक्ट बनाना, और यहाँ पे मिथेनॉल 1 मोल बनाना और ये रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में ले जाओ, तो इस अभिक्रिया को रिवर्स कर देना, इसको तुम रिवर्स कर देना। और एक काम और करना, और इस वाले में देखना क्या है, यहाँ पे 2 मोल H2O है, तो यहाँ पर 1 मोल है, और जब रिवर्स करोगे तो ये 2 मोल H2O राइट में आएगा, सॉरी लेफ्ट में आएगा, और यहाँ राइट में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले वाले इक्वेशन को क्या करना बेटा, रिवर्स, दूसरे को एट इट इज रहने देना, तीसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस, और फिर तीनों को जोड़ देना, तो यही आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल आ जाए। और फॉर्मेशन इक्वेशन मीथेनॉल का लिखना, तो पहले 1 मोल मीथेनॉल बनेगा, किससे बनेगा वो बना लो। तो कार्बन सॉलिड होना चाहिए या ग्रेफाइट ले लो, कार्बन सॉलिड या ग्रेफाइट कह लो, तो ये कार्बन ग्रेफाइट होना चाहिए, और प्लस 2H2 होना चाहिए गैस, और यहाँ पे ½ मोल O2 होना चाहिए गैस। बस भाई इसी को ये फॉर्मेशन इक्वेशन मीथेनॉल का लिख दिया। कुल मिला के हमें यही अभिक्रिया चाहिए, इस अभिक्रिया का जितना डेल्टा H आएगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल कह देंगे, ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सवाल आसानी से लग जाएगा, रिएक्शन को केवल इधर उधर करना। और एक आखिरी टर्न जो हमारा होगा थर्मोडायनेमिक्स का लगभग फिनिश हो गया, चैप्टर खत्म है। आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन आए हमें बता दीजिए, व्हाट्सअप करिए, जैसा भी लगे आपको वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल आज की बात हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पे जैसे ही मिलेंगे तो फिर बात किया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।